अगला जियोग्राफिक रिलम जो हम डिस्कस करेंगे वो साउथ ईस्ट एशियन रिलम। तो अब हम जो लास्ट बेसिकली कॉन्टिनेंट है उसमें 3 जियोग्राफिकल रिलम्स हैं, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया जो रिलम है उसको हम डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में। ईस्ट एशिया और साउथ एशिया जो रिलम है उसको हम यूनिट 4 को एक साथ कवर कर देंगे, ठीक है। तो जो साउथ एशिया रिलम हम डिस्कस करेंगे उसमें यूनिट 4 हम पूरी यूनिट 4 कवर कर देंगे। तो नेक्स्ट वीक में आपकी यूनिट 1 यूनिट 4 पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हाफ ऑफ यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशियन रिलम से। तो अगर हम इसके रिलेटिव लोकेशन देखें तो पहले ये एब्सोल्यूट लोकेशन देखें तो पहले क्या है कि एक मेन पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? एक बड़ा लैंड मास, एक बड़ी ज़मीन जो 3 तरफ से पानी से घिरी हो या ज़्यादा तरफ से पानी से घिरी हुई। तो इस तरफ इसका क्या है, इधर एक सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है। तो ये बहुत बड़ा लार्ज चंक ऑफ लैंड है जो 3 तरफ से सी से घिरा हुआ है। इस पे कंट्रीज हैं, म्यांमार है जिसे बर्मा पहले बोलते थे, फिर थाईलैंड यहाँ पर है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और कुछ पार्ट मलेशिया का भी यहाँ पे है। इसको मलाया पेनिनसुला बोलते हैं। ये जो एरिया है ना, नीचे वाला पोर्शन जो निकला हुआ है, इसको बोलते हैं मलाया पेनिनसुला। नीचे टिप पे सिंगापुर है, बहुत छोटा एक कंट्री है, दिल्ली से भी आधे साइज का एरिया इसका, दिल्ली से भी आधा है, लेकिन अपने आप में एक पूरा कंट्री है। फिर ये मलेशिया यहाँ से यहाँ पर एक्सटेंड हो गया है। ये इंडोनेशिया है, ठीक है, ये पूरा इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं। ये फिलीपींस आइलैंड्स हैं, फिलिस्तीन इसको बोलते हैं, फिलीपींस। ये तिमोर है और यहाँ पे एक और आइलैंड है जो इंडोनेशिया का पार्ट है। बात करें इसके रिलेटिव लोकेशन की तो ईस्ट में इसके पैसिफिक ओशन है, वेस्ट में इंडियन ओशन है, बीच में ये जो मेन आइलैंड है इसमें जावा सी है। 2 बड़े नेबर्स हैं इसके, इंडिया और चाइना, और उसके साथ में साउथ चाइना सी। तो इधर चाइना है, इधर इंडिया है, इधर साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, जावा सी, और ये पूरा साउथ ईस्ट एशियन रिलम का लैंड वाला पार्ट। अगर हम ब्रॉडली अगर इसको देखें तो क्या है, रियलम ऑफ पेनिनसुला एंड आइलैंड्स। तो ब्रॉडली क्या है, एक पेनिनसुला है बड़ा सा और बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो रियलम कैसा रियलम है? पेनिनसुला एंड आइलैंड्स वाला रियलम है। कैसे है, लोकेशन कैसे है? पेरिफेरी ऑफ 2 ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेट्स। वर्ल्ड के जो 2 बड़े कंट्रीज हैं, चाइना और इंडिया, उसके पेरिफेरी पे, उसकी बाउंड्री पे है। तो ये इंडिया की बाउंड्री है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चाइना की बाउंड्री है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो 2 बड़े कंट्रीज की बाउंड्री पे ये पूरा रिलम लाई करता है। इधर ऑस्ट्रेलिया है नीचे, ठीक है। फिर क्या है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन है मेन, 2 ओशन इसको कनेक्ट करते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। मेजर ट्रेड यहाँ से होता है, ठीक है। ये इधर यूनाइटेड स्टेट्स है, इधर साउथ अमेरिका है, उधर कनाडा है, ठीक है। इधर से एक मेजर ट्रेड लिंक है यहाँ से, ये जापान है, ये चाइना है। आपको पता होगा चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों है, ऐसे ही यूनाइटेड स्टेट्स है। ऐसे यहाँ पे जापान है जो पहले काफ़ी मतलब वर्ल्ड ट्रेड का काफ़ी प्रोपोर्शन उसके पास था। तो मेजर सी रूट, एक सी रूट है जो यहाँ से निकलता है, यहाँ से होते हुए अगर आपको साउथ एशिया जाना है, साउथ ईस्ट एशिया जाना है, अफ्रीका जाना है, तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स से और अमेरिका से आ रही है कोई शिप तो वो यहाँ होते हुए यहाँ से निकल जाती है, छोटा पड़ता है उसको, ठीक है। तो ये जो एरिया है, सिंगापुर की पूरी जो डेवलपमेंट है वो इसी कारण से है, क्योंकि पहले यहाँ पे शिप्स जाते थे और शिप्स जाते थे, उससे ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करने से इनके पास पैसा आया और उस पैसे को इन्होंने यूटिलाइज किया अपने आप को डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट होने के लिए। तो एक तो पेनिनसुला और आइलैंड्स का रिलम है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन है, मेजर ट्रेड रूट यहाँ से जाता है। ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी, यहाँ पे लोकल्स तो हैं जो हैं, उसके अलावा इंडियंस, चाइनीज़, अरब्स। हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे, सबसे पहले इंडियंस यहाँ पे कुछ लोग आए थे,
ठीक है, चोलास के टाइम पे चोला जो होते थे तमिलनाडु में वो, फिर चाइनीज़ कुछ लोग यहाँ पे आके बसे थे, फिर अरब वाले आए थे। तो ये तो है ही, इसके अलावा जो वहाँ के लोकल्स थे वो भी वहाँ का पार्ट है। तो एक ग्रेट कल्चरल डाइवर्सिटी वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ये लोग। इसके अलावा इस पूरे रीजन में इंडोनेशिया डोमिनेट करता है, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। वो हम आगे देखते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो डोमिनेट करता है एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। अब बात करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दो पार्ट में हम डिस्कस करते हैं किसी भी रीजन को। तो फिजिकल ज्योग्राफी की जब बात करेंगे तो 4-5 पॉइंट हैं। एक फिजियोग्राफी है, अगर आप देखेंगे तो क्रिस्टल इंस्टेबिलिटी, एक्टिव प्लेट टेक्टोनिक्स, पूरा का पूरा एरिया कहाँ पे लाई करता है, रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक ओशन है उसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो ओशन है, मतलब ये पूरा एरिया ओशन का है। और ये ओशन क्या है, इस प्लेट के, ठीक है, यहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे एशियन प्लेट है, तो उसके नीचे सबमर्ज करता है, उसके नीचे धस रहा है। पूरा का पूरा ओशन प्लेट क्या है, पैसिफिक ओशन प्लेट, उसके नीचे जा रही है, सबडक्ट हो रही है, ठीक है, सबडक्शन हो रहा है, नीचे जा रही है, या उसके नीचे मर्ज हो रही है, सबमर्ज हो रही है। तो ऐसे में क्या है, जब दो प्लेट एक्टिवली मर्ज हो रही होती हैं तो ऐसे में जो क्रस्ट होती है, जो आपका क्रस्ट होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। और यहाँ पे वोल्केनोज, मेजर वोल्केनोज, जो दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनोज हैं वो भी यहाँ पर हैं। अर्थक्वेक भी बहुत ज़्यादा आते हैं, काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, इस एरिया में। इसके अलावा क्या है, अगर आपने इसके अलावा क्या है, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी, सॉरी, एक इसमें जो एक दो मेन पॉइंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, रिंग ऑफ फायर के एज पे लाई करता है, हाई रिलीफ डोमिनेट्स, ठीक है। तो एरिया क्या है, हाई रिलीफ वाला है, यानी कि माउंटेनियस है। अगर आप बात करेंगे तो म्यांमार में क्या है, अराकान माउंटेन्स है, और न्यू गुइना में, यहाँ पे एक न्यू गुइना आइलैंड है जो इंडोनेशिया का पार्ट है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाइट्स है, ठीक है। तो अराकान यहाँ पे पूरा का पूरा आइलैंड ग्रुप है म्यांमार में, अराकान माउंटेन बोलते हैं उसको, ठीक है। लेंथी रेंजेस हैं, जो माउंटेन सिस्टम है उसकी जो रेंज है, जो पहाड़ हैं वो काफ़ी लंबे लंबे पहाड़ हैं, 300 400 किलोमीटर लंबे पहाड़ हैं, पूरी आर्क्स हैं, माउंटेनियस आर्क। तो सुमात्रा जो है, सुमात्रा हो गया, मलाय पेनिनसुला हो गया, ये वाला हो गया पूरा मलाय पेनिनसुला, ऐसे वियतनाम, ये वाला जो पोर्शन है वियतनाम। तो देखोगे तो इस रीजन में मैक्सिमम एरियाज में आपको एक माउंटेन चेन मिल जाएगी, एक माउंटेन आर्क बन जाएगी, बड़ी बड़ी माउंटेन हैं, रेंजेस हैं। बस एक वॉर, इसके अलावा जो हमने देखा कि क्रिस्टल इंस्टेबिलिटी है, एक एक्सेप्शन है इसका, वो है बोर्नियो। बोर्नियो क्या है, बेसिकली इस आइलैंड का पार्ट नहीं है पूरे का ना, ये पुराना एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है उसका एक पार्ट बचा हुआ है यहाँ पे। तो क्या है, पुराना लैंड मास है और पूरा इरोड हो रखा है, तो यहाँ पे ना तो आपको वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, ना ही आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। तो बाकी एरिया में तो सब कुछ एक्टिव है, लेकिन बोर्नियो वाला जो आइलैंड है वो एक एक्सेप्शन है इसमें। क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो आपने देखा होगा इक्वेटर यहाँ से क्रॉस कर रहा है, बीचों बीच इस रिलम के इक्वेटर क्रॉस कर रहा है। तो इक्वेटर क्रॉस कर रहा है, क्या होगा इसका, एक तो टेम्परेचर हाई होगा, इक्वेटोरियल एरिया में, और क्या होता है, रेनफॉल हाई होती है। अगर टेम्परेचर भी हाई है, रेनफॉल भी हाई है, तो कैसे फॉरेस्ट होंगे, रेन फॉरेस्ट होंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। 10% ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, दुनिया में 10% प्लांट्स और 10% एनिमल्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, दुनिया के 10% प्लांट्स और दुनिया के 10% एनिमल्स, ठीक है, इसी रीजन में मिल जाएंगे आपको। 4 मेन रिवर हैं जो यहाँ से क्रॉस करती हैं, एक मैकोंग है, ठीक है, एक रेड है, एक इरावदी रिवर है और एक शाओफ्राया रिवर है। मैकोंग इनमें सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है, 4200 किलोमीटर उसकी लेंथ है, तिब्बत से शुरू होती है कहीं ऊपर और 5 साउथ एशियन कंट्रीज को क्रॉस करती है, 5 कंट्रीज को क्रॉस करके वियतनाम यहाँ पे आकर के वो डेल्टा बनाती है। तो यहाँ कहीं तिब्बत से आ रही होती है ऊपर से, और कहीं आते 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 5 कंट्रीज को क्रॉस करती है साउथ ईस्ट एशिया की, और फिर लास्ट में वियतनाम से होती हुई यहाँ पे डेल्टा बनाती है।
बहुत चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, ट्रांसपोर्ट इसमें किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, डैम्स बना रखे हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। फिशिंग के लिए यूज़ की जाती है मेकोंग रिवर, ठीक है। राइस के लिए यूज़ की जाती है, राइस कल्टीवेशन होता है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस रिवर से काफ़ी ज़्यादा पानी वहाँ सप्लाई ट्रांसफ़र किया जाता है ताकि राइस कल्टीवेशन हो सके। आजकल क्या है, चाइना उस पर डैम बनाने की सोच रहा है, तो इसमें इस वजह से बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में एक बेसिकली कंसर्न है कि कहीं डैम बन जाएगा तो इनके पास कभी पूरा पानी ना आए, तो ये इस तरह की कंसर्न अभी वहाँ बची हुई हैं। तो मैकोंग, साउथ ईस्ट एशिया को मैकोंग और इरावदी दो मेन रिवर हैं। मैकोंग सबसे बड़ी रिवर है इसमें। ऐसी रेड रिवर है, नॉर्थ वियतनाम से जाती है। हनोई जो शहर है, बेसिकली वियतनाम की जो कैपिटल है हनोई, वो इसी रिवर पे लाई करता है। ऐसे म्यांमार से इरावदी रिवर फ्लो करती है, जो यंगून जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ का यंगून, वो उसी रिवर पे लाई करता है। ऐसी शाओ फ्राया है जो थाईलैंड से गुजरती है। बैंकॉक जो शहर है बेसिकली शाओ फ्राया रिवर के साथ बैंक पे है। ऐसे ही सॉइल्स हैं। अब ऐसे जो एरिया होता है जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं, जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पर सॉइल अच्छे से डेवलप नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होती है। तो सॉइल का जो लेयर है बेसिकली वो डेवलप नहीं हो पाती, लीचिंग हो जाती है या फिर पूरी की पूरी बह जाती है। ज़्यादा बारिश होगी तो ऊपर की जो बढ़िया लेयर है वो सारी बह जाएगी पानी के साथ, और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी लीचिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो रेनफॉल भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो दोनों मिलकर लीचिंग लीचिंग मतलब ऊपर के जो मिनरल्स हैं टॉप सॉइल के, ये सॉइल का स्ट्रक्चर है, तो ऊपर की जो लेयर्स है जो होती हैं मिनरल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं या बह जाते हैं। तो ऐसे में सॉइल अच्छी तरीके से डेवलप नहीं होती, सनलाइट भी पूरी नहीं पहुँचती, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट है। तो ऐसे में क्या है, सॉइल का स्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं हो पाता ऐसे में, ठीक है। तो सॉइल जो है जनरली पुअर होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉपुलेशन। करीब 625 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं, यानी कि 60 62 करोड़ के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। मेजोरिटी उसमें किसकी है, दो कंट्रीज है जहाँ पे मेजोरिटी जो 62 करोड़ लोग हैं उसमें आधे से भी ज़्यादा लोग इंडोनेशिया और फिलीपींस में रहते हैं। जो दो कंट्रीज हैं इंडोनेशिया और फिलीपींस, ये जो है कंट्रीज हैं इसमें मैक्सिमम आधे से भी ज़्यादा लोग इसी कंट्रीज में रहते हैं। अगर हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की बात करें ना, कि दुनिया में जैसे है कि जनरली पॉपुलेशन की एवरेज पॉपुलेशन जो होती है कंट्रीज की, अगर उस स्टैंडर्ड से बात करें ना, तो साउथ ईस्ट एशिया ज़्यादा जनसंख्या वाला रिलम नहीं है। मेन लैंड है, उस पर 3 कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है, लगभग 5 करोड़ 7 करोड़ ऐसी पॉपुलेशन है। मैक्सिमम कंट्रीज की 5 करोड़ 7 करोड़। लाओस की देख लो 70 लाख, 7 करोड़ 70 लाख के आसपास है। ऐसे कंबोडिया की है 1.5 करोड़ के आसपास। तो ये छोटे कंट्रीज भी हैं, और जो 3 बड़े कंट्रीज हैं उसमें 5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ ऐसी जो है, या 10 करोड़ तक, ये लगभग साइज है पॉपुलेशन का इन आइलैंड्स पे। अगर इसमें एक एक्सेप्शन है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इस पूरे रिलम की, और इंडोनेशिया के अंदर भी जो जावा वाला बेसिकली प्लेटू वो है एरिया, आइलैंड है जावा, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अगर है तो जावा में है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है अगर देखने को मिलती है तो वो भी जावा में मिलती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने के बावजूद 60% जो लोग हैं वो अभी भी फार्मिंग करते हैं, ठीक है। मैं सिटी में रह रहे हैं लेकिन फार्मिंग भी 60% लोग यहाँ पे जो है फार्मिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इस एरिया में राइस की 3 क्रॉप्स हो जाती हैं इस एरिया में, ठीक है। और सॉइल यहाँ पे वोल्केनिक है। जावा जो पूरा आइलैंड है वो बेसिकली वोल्केनिक आइलैंड है। तो जहाँ पे वोल्केनो होगा क्या होगा, मिनरल्स तो ज़्यादा होंगे। अर्थ के अंदर के सारे मिनरल्स क्या होते हैं, वोल्केनो बाहर आ गए। तो और वो क्या होते हैं, जब वो सॉइल में कन्वर्ट होते हैं विद टाइम, तो सॉइल बहुत रिच सॉइल बनती है, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा है, रेनफॉल अच्छी होती है, तो इसलिए वहाँ पे राइस की 3 क्रॉप हो जाती हैं। तो अभी भी जो है मैक्सिमम लोग जो है फार्मिंग में ही इंटरेस्टेड है। जावा के कंपैरिजन में अगर दो
अगर जो बाकी के 3 आइलैंड्स है बेसिकली, सुमात्रा है, बोर्नियो है और ये जो है, अगर इनसे अगर कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि जावा डोमिनेट करे और बाकी तीनों आइलैंड में पॉपुलेशन कम है। तो जावा इंडोनेशिया का सुप्रीम स्टेट वो है, आइलैंड है, ठीक है। तो पॉपुलेशन वाइज कैसा है कि एक तो ओवरऑल पॉपुलेशन ही कम है, 60 करोड़ के आसपास है। पूरे रियलम की पॉपुलेशन इंडिया से आधी से भी कम है। और 2 ही कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, इंडोनेशिया, फिलीपींस। अगर हम इन जनरल भी देखें तो इन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच पॉपुलेशन है मैक्सिमम कंट्रीज़ की। लाओस जो छोटा देश है उसमें 70 लाख के आसपास है। कंबोडिया जैसे दूसरा देश है उसमें 1.5 करोड़ के आसपास है। कल्चर और रिलीजन की बात करते हैं तो कल्चर और रिलीजन मैंने आपको बताया कि कल्चर कैसे डेवलप हुआ। कुछ तो लोकल वहाँ के ट्राइबल लोग थे और बाकी लोग चाइनीज़ यहाँ से चले गए, इंडियंस चले गए और अरब चले गए। तो चाइनीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा लोग जो बाहर से आके वहाँ बसे हुए हैं वो चाइनीज़ हैं, ठीक है। 1930s 1940s 1930 1940 के पास करीब करीब 2 करोड़ चाइनीज़ वहाँ से मूव कर गए थे साउथ ईस्ट एशिया में। और ये लोग क्या किए, वहाँ पे जाके कॉमर्स जो होती है ना, जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, व्यापारी बन के रह गए और सारे जो मेन अर्बन एरियाज थे वहाँ पे अपने चाइना टाउन बना लिए। तो बड़े बड़े जो शहर हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें चाइना का अपना एक अलग से एरियाज मिलेंगे, चाइना टाउन्स बोलते हैं उनको। और जो व्यापारी हैं सबसे बड़े वो चाइनीज़ ही हैं। फिर इंडियंस इंडियंस सबसे पहले वह इंडियंस गए थे। एक जो पहली वाली शिफ्ट गई थी वो एंशियंट टाइम में गई थी, ठीक है। तो जो लोग नए नए मतलब हिंदूज जो चोलास गए थे वहाँ पे, चोला अम्पायर जो था, वो लोगों ने वहाँ पे जा करके पहले कॉलोनाइज किया था उसको, ठीक है, और हिंदुइज्म को वहाँ पे फैलाया था। उसके बाद बुद्धिज्म को फैलाने के लिए कुछ लोग इंडिया से वहाँ गए थे। तो इंडियंस ने क्या किया, वहाँ पे आर्किटेक्चर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। फिर अरब्स गए थे। अरब्स क्या थे, बेसिकली ट्रेड के लिए गए थे, व्यापार के लिए। तो वहीं पे बस गए और फिर धीरे धीरे बसने के बाद क्या किया कि वहाँ पे और भी लोग जो है इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये 3 मेन है लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं, बाकी वहाँ के ट्राइबल्स हैं। अब रिलीजन की बात करें तो एक हिंदुइज्म है, जो मैंने आपको बताया कि एक सबसे पहले चोलास के थ्रू और साउथ इंडिया में जो रूलर्स होते थे उनके थ्रू वहाँ पे हिंदुइज्म पहुँच गया था। उसके बाद बुद्धिज्म फैला, जब मौर्य जो अम्पायर था उसने अपने मिशनरी वहाँ पे भेजता था बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, ठीक है। और जो दूसरे राजा थे इंडिया से, वो लोग बुद्धिज्म को फैलाने के लिए वहाँ पे अपने दूत भेजा करते थे। वो धीरे धीरे वहाँ पे बुद्धिज्म फैला। अब क्या है, म्यांमार जो कंट्री है, थाईलैंड जो कंट्री है और कंबोडिया, इन 3 देशों में बुद्धिज्म अभी भी मेन रिलीजियस ग्रुप है। मुस्लिम इंडोनेशिया और मलेशिया में, इंडोनेशिया में 90% लोग मुस्लिम हैं, मलेशिया में भी काफ़ी हद तक लोग मुस्लिम हैं। तो ये बुद्धिज्म मुस्लिम हो गया। हिंदुइज्म ने क्या किया है, बेसिकली हिंदूज जो है पूरे में फैले हुए हैं, पूरे एरिया में, कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं। जो साउथ वाला ये जो एरिया है यहाँ पर हिंदूज ज़्यादा मिलेंगे आपको। साउथ वेस्ट वाला इंडोनेशिया का कुछ पोर्शन, ये मलेशिया कंबोडिया वाला, इस एरिया में आपको हिंदूज ज़्यादा मिलेंगे। और यहाँ पे इन्होंने कल्चरल कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दी है, सांस्कृतिक तौर पे, ठीक है। इस तौर पे क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे, जैसे अंगोर वत एक आपने सुना होगा, बहुत फेमस टेम्पल है जो हिंदूज ने वहाँ पे बनाया था। अगर आपको पूरा कल्चर देखना हो कि जहाँ पे सारे रिलीजन्स इकट्ठे रह रहे हो, कोई दिक्कत ना हो, ये सारा कल्चर आपको इकट्ठे देखने को मिले, तो वो वियतनाम है। वियतनाम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कैजुअल ब्लेंड ऑफ ऑल, ब्लेंड मतलब मिक्सिंग, सारे ये रिलीजन सारे कल्चर्स आपको मिक्स होते हुए दिखेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो वियतनाम एक ऐसा देश है। फिर ये रिलम जाना जाता है किसके लिए, मार्केट्स के लिए। मार्केट क्या मतलब कि ट्रेड के लिए। इमर्जिंग मार्केट्स मतलब वो मार्केटें जो उभर रही हैं, ठीक है। तो हम पूरे कंट्री को एक मार्केट की तरह देखते हैं, जैसे इंडिया एक मार्केट भी है, चाइना एक मार्केट भी है, यूनाइटेड स्टेट्स एक मार्केट भी है। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई की हम कई बार बात करते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जीडीपी, दोनों ही काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। काफ़ी लोग इस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं रिलम में। और यहाँ का जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी का, ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो विकास दर है, वृद्धि दर है, वो भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो पैसा भी आ रहा है बाहर से और ग्रोथ भी बहुत बढ़ रही है। पर्टिकुलरली 3 कंट्रीज, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया, ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे
इन दोनों का मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा। ये पैसा भी इन तीनों कंट्रीज में ज़्यादा आता है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो वृद्धि दर है वो भी सबसे ज़्यादा है। इसमें सबसे एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सिंगापुर। इम्पोर्टेंट कंट्री जो है वो सिंगापुर है। इसको यहाँ का इकोनॉमिक हार्ट बोलते हैं कि इकोनॉमी जो दिल होता है ना बेसिकली, जो मेन जो कंट्री है जो जाना जाता है बेसिकली, ठीक है, मार्केट्स के लिए, ठीक है, और डेवलपमेंट के लिए, वो है सिंगापुर। करीब 50 लाख पॉपुलेशन है इस शहर की, इस कंट्री की, और 619 किलोमीटर स्क्वायर। दिल्ली का जो एरिया है उससे भी आधा जो एरिया है उसमें ये है, उसमें इतना एरिया है सिंगापुर का, दिल्ली से भी आधा, और करीब करीब 50 लाख लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन इनकम यहाँ पे जो लोगों की है ना, पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है। हर आदमी जो कमा रहा है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा कमाता है। नोड ऑफ इकोनॉमिक नेटवर्क और इंटरनेशनल लिंकेज। नोड ऑफ इकोनॉमिक नेटवर्क का मतलब क्या है कि सेंटर है जहाँ से सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती हैं। नोड हो गया, नोड मतलब सेंटर ऑफ इकोनॉमिक नेटवर्क, जो नेटवर्किंग होती है इकोनॉमी की, ठीक है, कि भाई बैंकिंग है, ठीक है, उसके बाद पोर्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद कोई एक्सपोर्ट है, उसके बाद सर्विस सेक्टर है, ये सारी चीज़ें जो है उसका ये नोड है। इंटरनेशनली ये जो कंट्री है, एक शहर जैसा जो कंट्री है, वो इंटरनेशनली हर दुनिया के दूसरी कंट्री से वो कनेक्टेड है, फाइनेंशियली भी, ठीक है, इकोनॉमिकली भी, हर तरीके से वो लिंक्ड अप है। इसको अल्ट्रा मॉडर्न, इसका जो एयरपोर्ट भी है चांगी एयरपोर्ट, चांगी, वो पूरी दुनिया में फेमस है, अल्ट्रा मॉडर्न है, सबसे मॉडर्न अगर एयरपोर्ट अगर दुनिया में आपको कहीं देखना है तो सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट है, ठीक है। अब इतना पैसा आया कैसे, इतना छोटा सा देश इतना ज़्यादा प्रोस्पर, इतना ज़्यादा कैसे हो गया? सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी रिलेटिव लोकेशन। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो मेन जो जितने भी शिप्स आती हैं वेस्ट से, यूएसए से, लैटिन अमेरिका से, सेंट्रल अमेरिका से, ठीक है, वो सारी की सारी शिप यहाँ से होके निकलती थी, ठीक है। जिनको भी इंडिया जाना है, जिनको भी अफ्रीका जाना है, ठीक है। चाइना की भी जितनी शिप हैं पहले यहाँ से निकलती हैं। जापान की भी जितनी शिप्स हैं वो यहाँ होके निकलती हैं। जो मेजर जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं सबकी शिप यहाँ से निकलती हैं। इस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपना एक चार्ज लगाते थे सिंगापुर वाले। तो उस चार्ज में काफ़ी पैसा इनके पास इकट्ठा हो गया और उस पैसे को इन्होंने अपनी पूरी पॉपुलेशन को एजुकेट कर दिया। उस एजुकेट करके इन लोगों ने क्या है, ह्यूमन, ठीक है, डेवलपमेंट पूरा हो गया। तो उसके बाद क्या है, इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ था नहीं, ना इम्पोर्ट करने के लिए कुछ ज़्यादा। इन्होंने अपने आप को फाइनेंशियली, सर्विस सेक्टर जो होता है बेसिकली, ठीक है, सर्विस देने वाला सेक्टर होता है, बैंकिंग सेक्टर हो गया, ठीक है, और एडवाइस, लीगल एड देने वाला हो गया, ठीक है, और जो बड़े बड़ी कॉरपोरेट्स हैं उनके हेडक्वार्टर बना दिए, टैक्स फ्री जोन कर दिए। तो ऐसे में क्या है, दुनिया की सारी ये जो बड़ी बड़ी सर्विस वाली एमएनसीज हैं वो वहाँ पे आके बस गई। अब क्या है, सिंगापुर को सिंबल ऑफ मॉडर्निटी की तरह देखा जाता है। फिर है वियतनाम को जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग कोस्ट सबसे कम है। तो आपने देखा होगा रिबॉक, एडिडास, ये जो आप लोग पहनते हो, ये सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है, वियतनाम में होती है। तो फास्टेस्ट पिछले 10-15 साल में अगर सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई अर्थव्यवस्था बढ़ी है तो वो वियतनाम है। क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को, लेबर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम आती है। तो ये क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है दुनिया का। तो चाइना के बाद वियतनाम, इंडिया नहीं, वियतनाम और बांग्लादेश, दो ऐसे कंट्रीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनते चले जा रहे हैं। फिर क्या है, ये एरिया फेमस है राइस कल्टीवेशन के लिए, कि 2-3 क्रॉप्स होती हैं राइस की। पानी, जब रेनफॉल ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो राइस कल्टीवेशन अच्छा होता है। फिर है प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन में क्या है, बेसिकली हिली एरिया है, पूरा का पूरा आइलैंड्स हैं, स्लोप्स होते हैं। स्लोप्स पे क्या होगा, प्लांटेशंस के लिए अच्छा माना जाता है। तो इंडोनेशिया को जो यूरोपियंस थे वो बोलते थे स्पाइस आइलैंड, मतलब मसालों वाला जो आइलैंड है वो बोला जाता था इंडोनेशिया को। इंडोनेशिया में ब्लैक पेपर, काली मिर्च, टर्मरिक, हल्दी, जिंजर, ठीक है, ये जो बेसिकली आपकी स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं, ये इनके लिए फेमस है इंडोनेशिया। काली मिर्च के लिए, हल्दी के लिए और जिंजर के लिए, ठीक है, अदरक वदरक और ये सब जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ।
फिर क्या है, अपने इन कंट्रीज़ को वैसे तो बहुत छोटे छोटे कंट्रीज है, पॉपुलेशन कम है, तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, ताकि मजबूती से सामने आए, तो सारे कंट्रीज इकट्ठे हो गए एशिया, और एशियान बना दिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। तो 1960 में कभी बना था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और रीजनल इंटीग्रेशन के लिए। कंट्री छोटे हैं, पॉपुलेशन कम है, तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक बढ़िया ब्लॉक की तरह सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो एक बढ़िया ट्रेडिंग ब्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने आप को, और स्टेबिलिटी भी रहेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी भी रहेगी। अकेले को तो कोई भी अटैक कर सकता है, लेकिन सारे इकट्ठे होंगे तो अटैक करना मुश्किल है। तो इन्होंने अपने आप को इकट्ठा कर लिया था। तो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक की तरह है ये, अपने आप जो ट्रेड करता है वो पूरा डील बेसिकली एक पूरे कंट्रीज इकट्ठे होकर एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं। तो अगर आपको डील करनी है तो सबसे करनी होगी, ठीक है। जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि जब दोनों ट्रेड पार्टनर्स जो होते हैं वो अपना अपना जो टैक्स है, बेसिकली जो बाहर से कोई चीज़ आएगी तो उस पर कस्टम लगता है, और यहाँ से कोई चीज़ आएगी तो उस पर ड्यूटी लगती है, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो सब अपनी कम कर देते हैं। फ्री ट्रेड मतलब फ्री जैसा हो जाता है वो ट्रेड आपस में। तो मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक है, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है इसने बहुत सारे कंट्रीज के साथ, चाइना के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं उनके साथ इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। अब बात रहेगी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशन कैसे हैं। तो दो एस्पेक्ट में देखा जाता है, एक इकोनॉमी के एस्पेक्ट में और एक जियो पॉलिटिक्स के एस्पेक्ट में। तो इकोनॉमी में कैसा है कि 2010 में इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था चाइना ने। चाइना का पर्पज़ था कि रॉ मटेरियल जो है वहाँ से वो निकाल ले, और अपने प्रोडक्ट्स के लिए जो चाइना प्रोड्यूस करता है उसके लिए मार्केट ढूंढना, एक्सपोर्ट मार्केट। तो चाइना के दो इंटरेस्ट है कि वहाँ से रॉ मटेरियल लेना है और अपना प्रोडक्ट्स जो है वो वहाँ बेचने हैं। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे चाइना ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, रॉ मटेरियल को निकालने में, पोर्ट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। और वहाँ की साउथ ईस्ट एशिया की इकोनॉमी को बेसिकली पैसा चाहिए था इन कंट्रीज़ को, तो चाइना ने खूब पैसा दिया और वहाँ पे बड़े बड़े काम शुरू किए। अब हालत ऐसी हो गई कि चाइना उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्री बन गया, अपना सारा प्रोडक्ट वो चाइना भेजते हैं, मैक्सिमम सबसे बड़ा कंट्री बन गया एक्सपोर्ट के लिए, और इंपोर्ट भी वो लोग सबसे ज़्यादा चाइना से करते हैं। तो एक डिपेंडेंसी टाइप क्रिएट हो गई है चाइना और इन कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। पहले जापान और यूएस डोमिनेट करते थे इस एरिया में, अब चाइना डोमिनेट करने लगे हैं। तो इकोनॉमी वाइज धीरे धीरे जापान को और यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्लेस कर दिया चाइना ने। लेकिन चाइना के साथ एक दिक्कत क्या है कि वो खुद इतना पावरफुल कंट्री है, तो वो डोमिनेंस दिखाता है अपनी इस एरिया में, ठीक है। वो दिखाता है कि मैं सबसे पावरफुल प्लेयर हूँ, मैं जैसे चाहूँगा मैं वैसे कर सकता हूँ। तो डोमिनेंस वाला इशू है, तो इन कंट्रीज़ को वो पसंद नहीं आता कि चाइना डोमिनेट करता है। फिर एसिमेट्रिकल का मतलब है कि ये लोग एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो खर्चे, अगर कोई आदमी बाहर से ज़्यादा खरीदेगा और खुद का कम बाहर बेच पाएगा तो क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा पैसे में। तो इनके साथ ये हो रहा है कि चाइना से वो लोग खरीदते ज़्यादा हैं और अपना कम बेचते हैं, तो मिस बैलेंस हो गया। तो कभी भी ये लोग पसंद नहीं करते चाइनीज़ को, ठीक है, ज़्यादा। फिर क्या है, जियो पॉलिटिक्स। एक चाइना क्या करता है, सी के अंदर अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है। साउथ चाइना सी में बोलता है कि ये पूरा का पूरा मेरा है, पूरा साउथ चाइना सी। तो ऐसे में क्या है, जैसे 9 डैशेज लाइन है, उसने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे ऐसे करके आइलैंड्स के आसपास, उसने बोला ये सारे मेरे हैं, ठीक है। और 40 के करीब आइलैंड्स हैं जहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, उनको कहता है कि नहीं ये इलीगली रह रहे हैं, ठीक है, लीगली नहीं रह रहे, तो इनको हटाना चाहिए यहाँ से। इन आइलैंड्स पे अपनी मिलिट्री भेज रहा है, ठीक है, वहाँ पे अपनी बेस बना रहा है मिलिट्री के, ताकि दूसरे लोग बाहर से आकर के वहाँ हिम्मत ना करे साउथ चाइना में रहने की, ठीक है। तो ऐसा क्या है, कई आइलैंड्स हैं जो डिस्प्यूटेड हो गए हैं इन साउथ ईस्ट एशिया में जितने, ठीक है। पारासेल्स, स्पार्टले और स्कालबोरो, ये 3 आइलैंड ग्रुप्स हैं जो मेजर डिस्प्यूट है। उस दिन मैंने बताया था लॉ ऑफ सी में कि कहाँ तक किसी कंट्री का चलता है, 200 मील तक हर कंट्री का अपना राइट होता है कि वो यूज़ करे कैसे भी। लेकिन यहाँ चाइना है, यहाँ तक चाइना है, ठीक है। तो इनके इशू, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप है जिनके ऊपर साउथ चाइना सी में जिनके ऊपर इशू चल रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि एक है पैरासेल, PARACEL, दूसरा स्पार्टले, SPARTLEY, और स्कारबोरो, SCARBOROUGH।
तो ये आइलैंड्स हैं, यहाँ पर चाइना कहता है ये हमारे हैं, ये कंट्रीज कहते हैं ये हमारे पास आते हैं। फिलीपींस और मलेशिया का, ठीक है, फिलीपींस का, लाओस का, कंबोडिया का, इन कंट्रीज़ का बहुत इशू चलता है चाइना के साथ, ठीक है। एशियान इसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो ये है साउथ ईस्ट एशिया रिलम।